गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 19 ज्ञानदा की डायरी। ज्ञानदा एक काल्पनिक पात्र है, मतलब काल्पनिक पात्र बनाया गया है इसलिए कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि जगाना और खेल कैसे खेला जाता है, कैसी भावना आपस में खिलाड़ियों के बीच होनी चाहिए, ये सारी बातें बताने के लिए ज्ञानदा की डायरी नामक लेसन बनाया गया है। आइए सीखें। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? डायरी विधा में लेखन। डायरी विधा में लेखन मतलब डायरी कैसे लिखी जाती है। गद्यांश पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। खेल भावना, खेल खेलते समय हमारे अंदर क्या क्या भावना होनी चाहिए, जैसे धैर्य, सहिष्णुता, उदारता, शीघ्र निर्णय जैसे गुणों एवं मूल्यों को ग्रहण करना। मुहावरों का प्रयोग, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, मतलब एक ही अर्थ का अनेक अर्थ निकलना, वो होता है अनेकार्थी शब्द। शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द यानी उर्दू शब्द, अंग्रेजी शब्द, तुर्की शब्द, ये शब्द भी इसमें आएंगे जिनका ज्ञान हमें इस लेसन में होगा। डायरी लिखते समय हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जिस दिन हम डायरी लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक और सन हमको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ज्ञानदा के द्वारा, दिनांक 5 नवंबर 2005। आज भी मैं मुँह अंधेरे ही उठ गई। मुँह अंधेरे यानी सुबह से पहले जो अंधेरा रहता है, मतलब 5-6 बजे का जो समय होता है वो समय, उसे बोलते हैं मुँह अंधेरा होना, है ना। रोज की तरह पढ़ने नहीं बैठी बल्कि टीकमगढ़ के लिए तैयार हो गई। इस दिन की प्रतीक्षा मुझे काफ़ी समय से थी। मुझे राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए भोपाल संभाग से बालिका सीनियर वर्ग की हॉकी टीम के लिए चुना जा चुका था। और सीनियर टीम किसे कहते हैं? सीनियर टीम जो रहता है वो 19 वर्ष की अवस्था जो रहती है ना, उसे सीनियर टीम के लिए चुना जाता है। संभागीय टीम में चुने जाने के लिए मुझे दूसरे खिलाड़ियों की कड़ी स्पर्धा मिली थी। कड़ी स्पर्धा यानी प्रतियोगिता करना, है ना, कड़ी प्रतियोगिता उनसे उनको करनी थी, अतः चयन मेरा भी हुआ। भोपाल संभाग की टीम में चुना जाना मेरे लिए गौरव की बात है और स्वाभाविक है कि एक खिलाड़ी अगर संभाग के लिए चुना जाता है तो वो गौरव का अनुभव करता है। हमारे यहाँ से, हमारे स्कूल से भी बहुत सारे छात्र जो है वो आगे खेलने के लिए गए थे। भोपाल को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। भोपाल नगरी जो है वो हॉकी का गढ़ है और हॉकी हमारा जो है राष्ट्रीय खेल है। भोपाल के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इसमें अहमद शेर खान, इनामुर रहमान, अलसलम शेर खान, महबूब खान, जलाउद्दीन और समीर दाद ने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब हमारे देश की तरफ से ये लोग खेले हैं। भोपाल के ही शाहिद नूर, दाऊद, सलीम, अब्बासी और यूसुफ जैसे कई खिलाड़ी एशियन खेल और हॉकी की विश्व कप प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। भोपाल में होने वाले ओबेदुल्ला स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। माँ ने मेरा आवश्यक सामान बांधने में मेरी मदद की और हर अच्छी माँ की तरह मुझे समझाया भी है। स्वाभाविक है, जब बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है तो माँ उसको शिक्षा देती है। माँ तो मुझे अब भी नन्ही सी बच्ची समझती है। पेरेंट्स के लिए माँ तो मुझे अब भी नन्ही सी बच्ची समझती। स्वाभाविक है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी पेरेंट्स के लिए वो छोटे ही रहते हैं। मेरे लिए ये पहला अवसर तो था नहीं, मैं पहले भी मिनी और जूनियर टीम के साथ हॉकी खेलने बाहर जा चुकी थी। मिनी यानी होता है 14 वर्ष की अवस्था के जो बालक रहते हैं वो खेलने जाते हैं और जूनियर वो होते हैं जो 17 वर्ष की आयु के होते हैं। कोच और मैनेजर वहाँ पहुँच चुके थे। लड़कों का दल भी था। स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी जो हमारे पहुंचने से और भी बढ़ गई थी। ट्रेन आई तो हम सब डिब्बे में चढ़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभी लड़कियां आपस में खूब हंसी मजाक कर रही थी।
सभी लड़कियां आपस में खूब हंसी मजाक कर रही थी। मतलब सारी टीमें जो हैं वहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो गई थी। लगभग 3 घंटे बाद हम ललितपुर पहुँचे और वहाँ से टीकमगढ़ आने के लिए हम बस में बैठे। रास्ते में हमारी कोच ने बताया कि टीकमगढ़ में हम जिस मैदान पर राज्य स्तरीय शालेय हॉकी खेलने जा रहे हैं उस मैदान पर कभी हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद और उनके भाई कैप्टन रूप सिंह भी खेल चुके हैं। हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और उनके भाई कैप्टन रूप सिंह भी खेल चुके हैं। मतलब ये दोनों भाई ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी थे। मतलब विपक्षी जब ये खेलते थे तो विपक्षियों का मानना था कि इन्होंने हॉकी में मतलब कुछ कर रखा है जिसके माध्यम से ये जीत जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उनकी हॉकी स्टिक की जांच कराने के लिए भी भेजा जाता था। मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह ने कई बार अपने उत्कृष्ट खेल से भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी दिलाया है। मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह कई बार अपने उत्कृष्ट खेल से भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी दिलाया। उत्कृष्ट है ना, खेलने का अच्छा तरीका, और ओलंपिक भी इन दोनों भाइयों ने हमें दिलाया है भारत को। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे वो खेलने में बहुत अच्छे माहिर थे, इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह के नाम पर स्टेडियम का नामकरण भी किया गया है। इनके जो भाई थे कैप्टन रूप सिंह, उनके नाम पर ग्वालियर में स्टेडियम भी बनाया गया है। ग्वालियर के शिवाजी पवार, शंकर लक्ष्मण और क्रिस्टी ने भी हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के झंडे गाड़े। मतलब इन्होंने अब ख्याति प्राप्त की है। यहाँ हमें एक विद्यालय में दूसरी टीम के खिलाड़ी के साथ ठहराया गया है। खाना खाने के बाद अधिकांश लड़कियाँ अपने बिस्तर पर लेट गई। सभी थकी हैं, कुछ तो जैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं। कल हमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। श्रेष्ठ यानी अच्छा प्रदर्शन दिखाना। मैं चाहती हूँ कि न केवल हमारा दल ये प्रतियोगिता जीते बल्कि मेरा चयन भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय दल में हो जाए। इसके लिए काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल में चयन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मैं यह कर सकती हूँ। नींद आ रही है, अब सोऊंगी। ज्ञानदा, दिनांक 6 नवंबर 2005। ये अगले दिन की डायरी ज्ञानदा ने लिखी थी। सुबह नहा धोकर हम एक स्कूल बस में अमर शहीद नारायण दास खरे स्टेडियम पहुंचे, जो प्रतियोगिता का मुख्य क्रीड़ांगन है। ये कहाँ है? टीकमगढ़ में। हॉकी का यह मैदान बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे थे। प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले सभी संभागों के खिलाड़ी ने मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट ने होता है क्रमबद्ध पंक्ति में चलना, एक साथ मतलब जाते हैं खिलाड़ी। आपने देखा होगा जब मैच होता है तो सब एक साथ जाते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से जाते हैं, तो वो क्या होता है? मार्च पास्ट कहा जाता है। मार्च पास्ट में बाद में स्थानीय छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया था। वहाँ के रहने वाली जो छात्र छात्राएं था उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। यहाँ के लोक नृत्य मोनिया ने तो जैसे संबाही बांध दिया था। ढोल और नगाड़ियों की थाप पर हाथ में पकड़े डंडों को लय के साथ आपस में टकराते नर्तकों के कदम बिना ताल के झुके थिरक रहे थे। मोनिया नृत्य में क्या होता है? ढोल और नगड़िया जो होते हैं, मतलब एक बड़ा छोटे छोटे ढोल होते, बड़ा ढोल होता है, उनकी थाप पर लोग जो रहते हैं हाथ में डंडे ले लेते हैं और एक साथ लयबद्ध तरीके से आपस में नाचते हैं। खिलाड़ियों ने नियम पूर्वक एक खेल भावना के साथ खेलने की शपथ ली। मतलब जो खेल जो रहता है वो खेल भावना के रूप में ही खेला जाना चाहिए, तो ये शपथ उन लोगों ने ली। मुख्य अतिथियों के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। मुख्य अतिथि आए जिन्होंने अपने मतलब खेल के बारे में सभी खिलाड़ियों को बताया। उसके बाद प्रतियोगिता जो है वो प्रारंभ हो गई थी।
हमारी टीम का मुकाबला इंदौर संभाग से था। मेरी टीम के सभी 11 खिलाड़ी मैदान में पहुंचकर अभ्यास करने लगे। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। विपक्षी टीम मैदान में कुछ देर से आई थी। विपक्षी टीम यानी सामने वाली जो टीम रहती है, जो उनसे खेलने वाली होती है, उसको विपक्षी बोला जाता है। हमारे 2 खिलाड़ी अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान के बाहर बैठे थे। मतलब अतिरिक्त इसलिए मतलब 11 के अलावा 2 और खिलाड़ी थे जो मैदान के बाहर खड़े हुए थे। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आए थे। गति और कौशल से भरपूर हॉकी का खेल हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है। हॉकी के खेल में गति भी चाहिए और कौशल भी चाहिए। गति यानी स्फूर्ति होना चाहिए, तभी वो खेल हम खेल सकते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आज हमने जी जान से खेला और विपक्षी दल को खूब चकाया, मतलब खूब उनको थका दिया था। हमारी कोच ने जो रणनीति बनाई थी, उनके जो कोच थे उन्होंने जो रणनीति बनाई थी, हमने उसका अच्छी तरह से पालन किया। मतलब रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से आपको खेलना है, कहाँ आपको खड़ा होना है, कौन गोल करेगा, कौन गोलकीपर बनेगा, ये सारी रणनीति जो रहती है वो कोच बनाता है। तो इस कोच के अनुसार ही उन्होंने अपनी खेल को खेला था। विपक्षी रक्षा पंक्ति काफ़ी मजबूत थी। विपक्षी जो थे वो भी बहुत मजबूत थे, पर हमारी आक्रामक फॉरवर्ड लाइन की खिलाड़ी के सामने उनकी एक न चली। पर उनके इधर जो थी वो बहुत आक्रामक तरह की फॉरवर्ड लाइन वाली खिलाड़ी थी। राइट आउट खिलाड़ी की तेजी तो देखने योग्य थी। इनमें से जिसे भी गेंद मिलती वह उसे लेकर बंदूक की गोली की तरह गोल पोस्ट की ओर लपकती। 2 गोल इन्हीं के दिए पास पर पहुंचे थे। हमारे ऊपर भी 2 गोल हुए, पर हमने 3 गोल दागे और जीत गए। विपक्षी दल के खिलाड़ी ने खूब पसीना बहाया, पर हमारी गोलकीपर रोजी ने अच्छा बचाव किया। गोलकीपर कौन होता है? गोलकीपर वो जो होता है जो गोल की रक्षा करता है। गोल का बचाव करने वाला मुख्य खिलाड़ी होता है जो गोल पोस्ट के निकट रहता है। दोनों रेफरी भी काफ़ी सजग थे। दोनों की तरफ से रेफरी रखा जाता है जो बहुत सतर्क होते हैं। मतलब फाउल होने पर वो अपनी सीटी बजा देते हैं। जरा भी फाउल हुआ नहीं कि उनकी सीटी बच जाती। फाउल यानी होता है गलत तरीके से खेलना। विपक्षी खिलाड़ी की केराट के बाद हमें मिले फ्री हिट को लता ने इतनी ज़ोर से लगाया कि गेंद हमारी ही खिलाड़ी शबनम के टखने में जा लगी। उसे मैदान से बाहर जाना पड़ा। उसकी जगह अतिरिक्त खिलाड़ी स्वर्णलता ने ली। फ्री हिट क्या होता है? फ्री हिट यह होता है किसी टीम के खिलाड़ी के नियम विरुद्ध खेलने पर विरोधी टीम को गेंद का प्रहार करने का अवसर दिया जाता है। मतलब गलत तरीके से अगर खेलते हैं तो विपक्षी पक्ष के खिलाड़ी को फ्री हिट मिल जाती है। आज हमें 5 पेनाल्टी कॉर्नर भी मिले थे। अब पेनाल्टी कॉर्नर क्या होता है? पेनाल्टी कॉर्नर वो होता है जब रक्षक खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर गेंद को गोल लाइन से बाहर फेंका जाता है या गोल करते समय बाधा पहुंचाने पर विपक्षी टीम को गोल करने का अवसर दिया जाता है। वो होता है पेनाल्टी कॉर्नर, जिसमें एक पर मैंने ही गोल किया। विपक्षी टीम को 4 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, पर वे सिर्फ पेनाल्टी स्ट्रोक का ही लाभ उठा पाई। मैं बहुत खुश थी कि हमारी टीम मैच जीत गई, पर एक बात मुझे दुख भी था। मैं हाफ बैक की जगह पर खेल रही थी। विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर हमारे गोल की तरफ बढ़ी तो मैंने उसे रोकने के गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी थी, जिससे वह गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया। मैंने उससे क्षमा मांग ली थी, पर मैं सोचती हूँ कि मुझे उस समय सावधानी और कौशल से काम लेना चाहिए। मतलब जब खिलाड़ी खेलता है तो उसे ध्यान नहीं रहता है, उसको सावधानी रखनी पड़ती है और कौशल के साथ उसको खेलना पड़ता है। जल्दी हॉकी को मतलब बॉल को इधर उधर ले जाना पड़ता है, गोल के अंदर डालना पड़ता है ना, तो इसको खेलते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब खिलाड़ी को लग भी सकती है। 9 नवंबर 2005, 2 दिन ज्ञानदा ने डायरी नहीं लिखी। कौन कौन सी तारीख? 6 नवंबर को लिखी थी, है ना, 7 और 8 को नहीं लिखी। अब 9 नवंबर 2005 को ज्ञानदा ने डायरी वापस अपनी लिखना स्टार्ट किया। परसों मैं काफ़ी थक गई थी और कल मेरी उंगली में गेंद लगने से दर्द था, इसलिए 2 दिन डायरी नहीं लिख पाई। अभी तक हमने अपने सारे मैच जीत लिए।
सेमीफाइनल मैच में कांटे की टक्कर रही और अतिरिक्त समय देने के बाद भी मुकाबला एक गोल की बराबरी पर छूटा। आखिरी पेनाल्टी शूट आउट में फैसला हुआ। हम 4 गोलों के मुकाबले 5 गोल से जीते। हमारी टीम उम्मीद के मुताबिक फाइनल में पहुंच गई। अभी तक मेरा खेल अच्छा रहा। रीता मेरी अच्छी सहेली बन गई। वो मध्य पंक्ति में सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेल रही थी। आज हमारी टीम की लेफ्टन इन मालती और विपक्षी दल की राउट इन सरोज आपस में उलझ पड़ी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपक्षी दल के कुछ खिलाड़ी होते हैं वो और अपने दल के जो खिलाड़ी होते हैं आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। दोनों रेफरियों और हमारी कैप्टन सुजाता ने बीच बचाव किया, परंतु हमें क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल जो है खेल की भावना से खेलना चाहिए, दोनों का सहयोग करना चाहिए। अगर गलत होता है तो उस पर हमें माफ़ी भी मांगना चाहिए। मुझे यह ठीक नहीं लगा। खेल हम सिर्फ जीतने या मनोरंजन के लिए नहीं खेलते हैं। स्वाभाविक है, खेल जो रहता है वो मनोरंजन के लिए नहीं होता। आज जो खेल खेले जाते हैं इससे हमारा भविष्य भी बनता है, हमें तरक्की भी मिलती है, हमारा नाम भी होता है, यश भी मिलता है। खेल हमें अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत के समान रूप से लेने का गुण भी सीखना चाहिए। मतलब खेल वो होता है कि हम हार जीत को समान रूप से देखें। अगर हम जीत गए तो भी ठीक है और हार गए तो भी ठीक है। मतलब हमें और आगे प्रयत्न करता रहना चाहिए, आगे हमें सुधार लाना चाहिए हमारे अंदर। खैर, अच्छा हुआ कि मालती और सरोज ने अपनी गलती मान ली और आपस में हाथ मिलाया। शाम को दोनों देर तक बातें करती रही, जिससे लगा कि उन्होंने खेल के दौरान हुए झगड़े को तूल न देकर सहज ही भुला दिया है। आज पेनाल्टी कॉर्नर लगाते समय मैं कुछ दुविधा में पड़ी थी। मेरी साथी ने डी पर जैसे ही गेंद को रोका और मैं हिट करने जा रही थी, मेरे ठीक सामने विपक्षी रक्षा खिलाड़ी झटपटी दिखी। मैंने तत्काल गेंद बगल में खड़ी कैप्टन सुजाता की ओर पुश कर दिया। पुश होता है धीरे से धकेल देना, हाँ, जिसे सुजाता ने गोल में डालने में कोई गलती नहीं की। मैच के बाद मेरी कोच ने मेरी सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के लिए मेरी तारीफ की। मैच में जो होता है वो सूझबूझ और तत्काल निर्णय जब लिया जाता है तभी व्यक्ति जीत पाता है, जो कौशल ज्ञानदान में था। तारीफ सुनकर मुझे बड़ा संकोच हुआ। खेल तो मिलजुल कर ही खेला जाता है। व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक दल का हित सर्वोपरि होता है। खेल जो रहता है वो व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना, वो होता है दल को ऊंचा उठाना। मतलब दल का जो सर्वोपरि होता है, सबसे पहले दल को ही मतलब पहला जो माना जाता है वो दल ही होता है। अगर मैं स्वयं प्रहार करती तो हो सकता कि विपक्षी खिलाड़ी गेंद रोक लेती और मेरा प्रयास बेकार हो जाता। मतलब यहाँ उनके कहना का माध्यम ये है कि अगर वो प्रहार कर देती और गोल अगर लग जाता तो अच्छा होता, गोल नहीं लगता तो वो हार जाते, प्रयास बेकार जाता। खेल यही तो सिखाते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप तत्काल निर्णय लें और उसे व्यवहार में लाएं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब तक सब ठीक हुआ है, पर असली और कड़ी परीक्षा तो कल फाइनल में होगी। अब तक के मेरे प्रदर्शन को देखकर ही मुझ पर पूरा विश्वास है कि मेरा चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाएगा। मेरा काम प्रयत्न करना है, आगे और कुछ नहीं सोचना चाहती। कल हमें जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। कल शायद डायरी न लिख पाऊँ क्योंकि हम शाम को ही वापस लौटना चाहेंगे। ज्ञानदा की जो डायरी थी ये 3 दिनों में कंप्लीट हो गई थी। डायरी के लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, हस्ताक्षर करना पड़ता है, जैसे ज्ञानदा ने किया है। ज्ञानदा एक काल्पनिक पात्र, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक यानी कल्पना में। हॉकी खेल की तकनीकी शब्दावली के रूप में इस पाठ में अंग्रेजी शब्द आए हैं जिनके अर्थ निम्नानुसार है। मतलब इसके पीछे जो अर्थ दे रखे हैं उन कठिन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस लेसन की वर्कशीट आप लोगों को अगले वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।